बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक चल रहा था और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली टॉपिक में हम लोग कर चुके थे सेल्स का कॉम्बिनेशन, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स की सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब हम कर चुके थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और बात करेंगे गैल्वेनोमीटर और अमीटर एंड वोल्टमीटर कन्वर्जन। एक्चुअली अगर मैं फैक्ट में बात करूं तो गैल्वेनोमीटर हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक के साथ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड है। फिलहाल मैं आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूं कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है और उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का कंसेप्ट है वो क्या है गैल्वेनोमीटर का। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर जो है, मैं आपको थोड़ा सीमेटिकली बताता हूं, नॉट एग्जैक्ट। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है करंट को, मेजर करता है करंट को मेजर करता है और सेंस करता है, दोनों काम करता है। सेंस का मतलब वो ये डिसाइड कर देता है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो उसकी नीडल जो है रिवर्स हो जाती है। तो आप देखिए गैल्वेनोमीटर जो है किस बेसिस पर काम करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, अंदर की तरफ अगर आप एक गैल्वेनोमीटर लेवें अपनी लेबोरेटरी में, उसको खोलें, है ना, तो उसके अंदर क्या क्या दिखता है। कुछ नहीं है, अंदर बड़ा सिंपल सा होता है। दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उन मैग्नेटिक पोल्स को हम NS पोल्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैग्नेटिक पोल्स दो टाइप के होते हैं, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल, और इसके अंदर एक कोर होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, और उस पर एक कॉइल लपेटी होती है, वायर्स की एक कॉइल होती है उस पर, और उस कॉइल के जो है ना दो एंड्स तो होते ही हैं बेटा, हर कॉइल के दो एंड होते हैं। इस दुनिया में आज तक ऐसा तार नहीं बना जिसका एक एंड हो। दो एंड होते ही हैं, आप कॉइल बनाओगे तो दो एंड होंगे उसके। तो अब कॉइल के जो दो एंड होते हैं ना वो इस तरह से निकले होते हैं। अब यहां से आप जिस करंट को मेजर करना चाहते हैं उस करंट को हम यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, तो यहां से करंट सप्लाई आता है और यहां से निकल जाता है। यहाँ पे कोर होता है जिस पर एक मतलब स्प्रिंगिंग एक्शन से, जिसमें कोई स्प्रिंग टाइप चीज होती है, वो यहाँ पे लगा रहता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर में स्विच ऑन करते हैं, करंट बहता है, तो करंट बहते ही इस कोर पर जो है टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने से ये जो है ना घूमना शुरू करता है, और जब ये घूमना शुरू करता है तो यहाँ पर एक वो होता है जो आपको दिखाई देता है, स्केल होता है। एक मिनट, एक स्केल होता है, स्केल पर बाकायदा इस तरीके से बने होते हैं। अब ये जो नीडल है ना, ये टर्न अप होती है इधर या इधर, और आपको पता लग जाता है कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, दोनों चीजें पता लग जाती है। तो एक बार वापस से सुनिए, गैल्वेनोमीटर बेसिकली वेरी सिंपल डिवाइस है और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो होता क्या है कि जैसे यहां से आपने एक कॉइल बना रखी है, कॉइल में एक कोर है, कोर एक फिक्स जो है ना पॉइंट होता है जिसमें कोई स्प्रिंगिंग एक्शन होता है ना। वो स्प्रिंगिंग एक्शन क्या होता है, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने का ट्राई करता है, यानी टॉर्क क्रिएट होता है उसके कारण, करंट के कारण। आप ध्यान दीजिए, जब इसमें करंट फ्लो होता है, क्यों टॉर्क क्रिएट होता है, कैसे टॉर्क क्रिएट होता है, ये सब हम आपको बताएंगे मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में, ठीक है। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें टॉर्क आता है। कॉइल में टॉर्क के कारण घूमता है। जितना ज्यादा करंट होगा कॉइल में उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा, कम करंट होगा तो कम टॉर्क होगा। तो एक्चुअल में फैक्ट ये है कि टॉर्क जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू
आई होता है और ये प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। थीटा मतलब उसका घूमा, कितना इंडिकेटर घूमा। जैसे मान लो आपने करंट फ्लो किया और इंडिकेटर कितना घूम गया, इतना घूम गया, तो दिस इज थीटा। जब तक आप करंट फ्लो नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, इंडिकेटर जो है, वो एकदम जीरो लेवल पे रहता है। जैसे ही आप करंट फ्लो करते हैं तो इधर या इधर कहीं भी हो जाएगा, एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहीं भी हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर टर्न होता है तो इसका नीडल जो है वो थीटा एंगल पे आता है। अगर आपका टॉर्क कम है तो थीटा कम होगा, घूमेगा कम। करंट कम है तो घूमेगा कम। इसका मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, आप इसको लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट थीटा। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये पता है क्या होता है, ये एक्चुअल में फिक्स होता है गैल्वेनोमीटर के लिए। जो डिपेंड किस किस चीज पर करता है, ध्यान दो, ये कांस्टेंट K जो है डिपेंड करता है टर्न्स पर, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन दी कॉइल। इसके जो स्प्रिंगिंग एक्शन है उसकी स्टिफनेस पर डिपेंड करता है, कितनी मजबूत, कितनी ताकतवर स्प्रिंग है। और जो है ना, ये जो कोर है इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एक गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होता है, I अपॉन थीटा, I अपॉन थीटा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी एक चीज होती है जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को शो करता है। आप इस चीज को समझिए, फॉर्मूला तो आप जान ही लेंगे, लेकिन जरा इसका मतलब समझिए। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मैं बहुत जनरल समझा रहा हूं, नॉट ओनली फॉर गैल्वेनोमीटर, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सेंसिटिविटी समझा रहा हूं, है ना। आप देखिए, आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना, उसे खोल लीजिए एक बार, है ना। फॉर्मूला चार्ट में हम लोग जो है सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन तक कर चुके थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तक कर चुके थे। अब गैल्वेनोमीटर पर बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ फॉर्मूला चार्ट में आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसमें I इक्वल टू K थीटा लिखा हुआ है, और ये वाली बात वहां पे नहीं है, वो बात मैं बता दे रहा हूँ। और ये बात मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, कब, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर वोल्टमीटर के जो है वो यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, यहाँ जरूरत ही नहीं है इसकी, इसको पढ़ाया जाना चाहिए मैग्नेटिज्म में। लेकिन क्या करें, सारी तरफ सब बुक्स में जितनी किताबें हैं सब में क्वेश्चंस यहीं दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं, वहां भी दे रखे हैं, दोनों जगह दे रखे हैं। यानी गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, इनके क्वेश्चन यहाँ भी दे रखे हैं और वहां भी दे रखे हैं। तो अब जब आप क्वेश्चन से एनकाउंटर करोगे तो नेचुरल है कि हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सेंसिटिविटी वर्ड समझा रहा हूं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी वर्ड का मतलब यह होता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना एक्टिव है, कितना फास्ट है, कितना तेजी से सेंस करता है। जैसे अगर मान लो स्मॉल अमाउंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी है, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। जैसे अगर मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया अपनी दुनिया में, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मास को मेजर करता है, मास को। अब मास को मेजर करता है तो देखो, एक तराजू ऐसा होता है जो सब्जी वाले के पास होता है, तो सब्जी बेचने वाले के पास तराजू होता है, तो क्या करते हो आप उस तराजू में? ठीक है, वो 1 किलो 2 किलो बेच करके आपको दे देता है, राइट। उस तराजू की अपनी सेंसिटिविटी है कि वो 1 ग्राम को, 1 ग्राम को, या 1 मिलीग्राम को, या 1 माइक्रोग्राम को कितना मेजर कर पाता है। अब आप सब्जी बेचने वाले तराजू पर अगर 1 मिलीग्राम का चेंज लाओगे तो वो पता ही नहीं पड़ेगा। आप सेंसिटिविटी का मतलब समझना। सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट एवर बी द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना अच्छे से जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करता है। आप बात को पकड़ने की कोशिश करो, तो जैसे सब्जी बेचने वाले का जो तराजू है वो बिल्कुल भी 1-2 मिलीग्राम को तो देता ही नहीं, 1-2 ग्राम को भी नहीं चेक करता। लेकिन अब आप चले जाइए ज्वेलर, गोल्ड खरीदने चले जाइए, गोल्ड खरीदने वाले का जो तराजू है
जो उसका मेजर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, 1 मिलीग्राम के डिफरेंस को भी मेजर कर देगा। ये है सेंसिटिविटी, यानी स्मॉल चेंज को, स्मॉल फ्रैक्शन को, स्मॉल डिफरेंस को भी वो सेंस कर लेगा। दैट इज द सेंसिटिविटी। अब इस सेंसिटिविटी को हम यहां पे कैसे डिफाइन करें? देखिए इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, तो अब मैं सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहा हूं। यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है किस क्वांटिटी को मेजर करने वाला है, उस क्वांटिटी का स्मॉल चेंज भी बड़ा चेंज दिखाई दे, तो वो आपकी सेंसिटिविटी है। स्मॉल चेंज में बड़ा चेंज दिखाई दे, इंस्ट्रूमेंट हिल जाए पूरा। जैसे जो गोल्ड ज्वेलर है, जहां से आप सोना खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, उसके तराजू की क्या खास बात है? उसके तराजू में अगर 1 मिलीग्राम भी कम ज्यादा हो जाता है ना, तो वो उसको सेंस कर लेता है, बता देता है कि कुछ हो गया। यानी इतना ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी मेक इतनी बढ़िया है, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। इसी तरीके से अब आपका गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। अब करंट में स्मॉल चेंज भी एक एंगल जो है शो कर दे। करंट का क्या कंसेप्ट है? करंट ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो एंगल कम होगा। अब देखो गैल्वेनोमीटर किसको आप सेंसिटिव बोलोगे? किस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बोलोगे? अगर जरा सा करंट का चेंज हुआ, जरा सा, और एंगल ज्यादा हो गया, इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। करंट का बहुत बड़ा चेंज हुआ और एंगल ही नहीं आया, इसका मतलब सेंसिटिविटी कम है ना? एक ऐसा गैल्वेनोमीटर बना हुआ है घटिया कंपनी का कि 2-4 मिली एम्पियर इधर उधर हो जाए, 10-5 मिली एम्पियर, तो वो शो ही ना करे। एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है कि 1 माइक्रो एम्पियर भी इधर उधर हो जाए, जरा सा कम ज्यादा हो जाए तो सेंस कर दे। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब है Sg, इसका रेशियो होता है थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई, ध्यान दीजिए, आई अपॉन थीटा जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैं आपको इसका एक टर्म और बताता हूं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर कभी कभी हो जाता है बेटा। हालांकि ये टर्म बहुत कम काम में आती है, लेकिन मैंने देखा है 1-2 सवालों में ऐसा था कहीं पर। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दिस इज नॉट सेंसिटिविटी, इट इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, 1/k। रिडक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा ना, सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपका आई अपॉन थीटा रेशियो जो है ना वो ज्यादा होगा। आई अपॉन थीटा रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? सोचो, के ज्यादा हुआ, इसका मतलब आई अपॉन थीटा ज्यादा हुआ। आई अपॉन थीटा ज्यादा हुआ, इसका मतलब आई में बड़ा चेंज, थीटा में कम चेंज, तभी आई अपॉन थीटा ज्यादा होगा ना। ज्यादा कब होगा ये सोचो? न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तभी तो होगा। तो ये तो बेकार चीज होगी कि आई में बड़ा चेंज होने के बाद भी थीटा में कम चेंज आ रहा है, तो वो गलत बात हो गई। सेंसिटिविटी का मतलब होता है आई में छोटा सा चेंज हो तो भी थीटा में बड़ा चेंज आ जाए, तो दैट इज 1/k, राइट? ये आपकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, अब फिगर ऑफ मेरिट, इन्होंने यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन किया आपके फॉर्मूला चार्ट में, कुछ नहीं है, वो सेंसिटिविटी का रिवर्स है। फिगर ऑफ मेरिट जितना मतलब कि ज्यादा वो होगा ना सेंसिटिविटी, उतनी फिगर ऑफ मेरिट कम होगी। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, फिगर ऑफ मेरिट आप उल्टा क्यों बोल रहे हो सेंसिटिविटी के? एक्चुअल में एक चीज बताऊं, जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतनी ही कम कैपेबिलिटी की रेंज तक मेजर कर पाएगा। जैसे आप सुनार का, ज्वेलर का जो तराजू है उससे 100 किलोग्राम नहीं नाप सकते। अब बताओ, 100 किलोग्राम नापते ही तो वो तराजू गड़बड़ हो जाएगा है? आप उससे 10 ग्राम नाप सकते हो, 50 ग्राम नाप सकते हो, 1 किलो तक नाप लो, वहां तक तो वो तराजू ठीक है। फिर ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा के लिए आपको जो है ना बड़ा तराजू लेना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे तो उसकी यूज जो है ना कम होती चली जाती है, उसकी यूज कम होती चली जाती है। एक्चुअल में ये डेफिनेशंस हैं, वर्ड्स बनाए गए हैं, और ये वर्ड्स कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें इन वर्ड्स को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए।
2 4 10 बार आप जब सवाल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ये होता है। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट को हम कहते हैं 1 सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज के। ये फिगर ऑफ मेरिट होता है, ठीक है। चलिए अब हम जो है ना, यहां पर गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आ गया होगा, गैल्वेनोमीटर की बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, वर्किंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो देखिए हम आगे बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। मैं लिख रहा हूं इसको यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। हाउ टू मेक अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर? अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, है ना। तो देखिए अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो एमीटर को करंट मेजर करने में काम में लिया जाता है। ओके, अब देखो करंट जो होता है ना, उसको मेजर करने के लिए सीरीज काम में ली जाती है। देखो पैरेलल में तो करंट ही अलग अलग बहता है, एक साइड में अलग, एक साइड में अलग, एक साइड में अलग। तो अब आपको अगर आपने अमीटर को अगर पैरेलल में लगाया तो वो तो वेस्ट हो गया, आप मेजर ही नहीं कर रहे उस चीज को जो मेजर करनी है। आपको चाहिए एक लाइन में करंट, तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो टू मेजर करंट, टू मेजर करंट in a line of a circuit। थोड़ा सा आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। टू मेजर करंट इन अ लाइन ऑफ सर्किट, हाँ जी, टू मेजर करंट इन अ लाइन ऑफ सर्किट वी पुट अमीटर इन सीरीज। अमीटर इन सीरीज, सीरीज में पुट करने का कारण यह होता है कि आप जो करंट है उसको सही सही सीरीज में ही मेजर कर सकते हो। पैरेलल में तो फिर उस करंट का एक टुकड़ा जाएगा, जो कि आपका गलत मेजरमेंट हो गया। तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज में पुट करते हैं। अच्छा, अब सीरीज में पुट करते हैं तो एक समस्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने सीरीज में पुट किया एमीटर को और एमीटर अपना वाला रेजिस्टेंस भी डाल देवे सीरीज में, क्योंकि फंडामेंटल जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है? फंडामेंटल करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ और वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला है। अब सोचिए आप सीरीज में अमीटर लगाने जा रहे हैं और अमीटर खुद का ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो अपना खुद का, तो फिर क्या होगा? सोचो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो इफेक्टिवली करंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि आप जो मेजर करना चाहते हैं उससे एरर बहुत ज्यादा आएगी। हालांकि अमीटर कभी करेक्ट 100% करेक्ट मान नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता, बिकॉज नो अमीटर कैन हैव जीरो रेजिस्टेंस। भाई आपकी इच्छा क्या है? आपको करंट सही सही नापना है, तो करंट को सही सही नापने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए और आर टोटल चाहिए, आर टोटल चाहिए। अब हम चाहते हैं करंट को एग्जैक्ट अच्छे से ज्यादा अच्छा नापना, तो हम ये चाहेंगे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है वो नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सर्किट है, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ है, कुछ सेल वेल लगे हुए हैं, कुछ है ना, कुछ लगा हुआ है, राइट। अब आपको इस एरिया में इस लाइन में करंट चाहिए, तो आप यहाँ पे अमीटर लगाएंगे, अमीटर आपका करंट मेजर करेगा। अब सोचो इस अमीटर से आप चाहते क्या हो? इस अमीटर से आप कुछ नहीं चाहते, केवल करंट मेजर करना चाहते हो, करेक्ट। अब आपका करंट जो आना चाहिए वो इस सेल के कारण सर्किट में एलिमेंट्स जो हैं उनके कारण जो असर होता है वो तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम ये नहीं चाहेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो भी करंट को कम कर दे, ये भूल जाएंगे, नहीं तो फिर एक्चुअल करंट तो मेजर ही नहीं होगा। तो क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि अमीटर को मिनिमाइज किया जाए रेजिस्टेंस, है ना। टू मेजर करंट इन अ लाइन of a circuit we put ammeter in series,
we try to minimize the resistance of ammeter. We try to minimize the resistance of ammeter. कम से कम करना चाहेंगे, कम से कम। अच्छा, अब देखिए कम से कम रेजिस्टेंस को कैसे करोगे आप, इसका एक तरीका है ना। फॉर द पर्पज we put a very small resistance. Resistance parallel to a galvanometer है ना। अब देखो, जब आप पैरेलल में बहुत छोटा इस रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, तो पता है क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, गिरता है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिरती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, अमीटर को मतलब बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। दिस small resistance to be connected across the galvanometer, is called shunt resistance S कहते हैं इसको। तो देखिए फैक्ट ये हुआ, अल्टीमेट फैक्ट ये हुआ, रिजल्टेंट फैक्ट ये हुआ कि टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर we connect a shunt resistance S to convert a given galvanometer into ammeter लिखना था ना यहाँ पे, to convert a given galvanometer into ammeter। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है साहब। We connect a shunt resistance S, और यहां ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं S is very less than G, बहुत कम होता है G से। हम ट्राई करते हैं कम से कम करने की, जितना कर सकते हैं, है ना। तो to convert a given galvanometer into ammeter, we connect a shunt resistance S parallel to the galvanometer, देखो बेटा, बच्चों समझो इस बात को कैसे करेंगे हम, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हमारे को यहां से कोई करंट आ रहा है, एनी करंट, यहां से कोई करंट आ रहा है आई, और इसका हमें पता लगाना है। करेक्ट, अब आई हमें पता लगाना है। हम इस आई को पता लगाने के लिए यहां पर अमीटर लगाएंगे। करेक्ट, हम ये चाहते हैं कि इस आई को पता लगाएं सही, या सही ना भी लगा पाए तो जितना ज्यादा से ज्यादा सही कर सके उतना सही करें। तो हमें इस अमीटर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो आइडियल एमीटर, अगर हम आइडियल बात करें, आइडियल एमीटर, वैसे तो इस दुनिया में आइडियल एमीटर पाया नहीं जाता। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो 0 होता है।
और ऐसा रेजिस्टेंस इस दुनिया में ऐसा अमीटर इस दुनिया में मिलता नहीं है, यानी कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही। अब हम इस रेजिस्टेंस को मिनिमम करने की ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, राइट। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, निश्चित रूप से रेजिस्टेंस होगा। कोई गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं है जिस रेजिस्टेंस होता ही है जी, हर जगह रेजिस्टेंस होता है ना। जीरो रेजिस्टेंस के लिए आदमी बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, अभी तक तो मिला नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। हम अब चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक बहुत ही, एक मिनट, इसके पैरेलल में बेचारा एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, शंट रेजिस्टेंस। दिस शंट रेजिस्टेंस इज टेक्निकली लेस देन G। हम ऐसा ट्राई करते हैं, बस हमारा एमीटर बन गया। यही एमीटर होता है कि उसको हम सेंट लगा देते हैं बीच में। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि आपका पैरेलल में क्या होता है सिस्टम, पैरेलल में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। आपको मैंने पढ़ाया होगा कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो कम ही आता है, कभी ज्यादा नहीं होता। यानी कि अब जो इस G और S का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, है ना, क्या आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, 1/G प्लस 1/S। ये जो है S, अगर आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये GS/G प्लस S आता है ना आपका। ये मैं रफ काम कर रहा हूं इधर, है ना। GS/GS इट विल बी सर्टेनली लेस देन S, मतलब S से भी कम आएगा, S से भी कम आएगा। यानी जो हमने छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया उससे भी कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है, हम एमीटर से यही चाहते हैं। अब आप देखो, ये जो करंट मेजर करना है ना, ये एक्चुअल में ये एमीटर के अंदर ये चीज है, एमीटर के अंदर ये चीज है असली में। तो एमीटर में ये चीज अंदर डली हुई है। अब हम इससे करंट मेजर करेंगे तो लिटिल वी विल गेट द करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। अब आप देखो कि मैं यहां पे इसको पूरे को, मतलब आई विल पुट दिस थिंग एट प्लेस ऑफ एमीटर, प्लेस एमीटर की जगह मैं ये रखूंगा, बाकी करंट जो है ना आपका यही रहेगा। तो देखो करंट वो चीज है जिसको हमें मेजर करना है। तो यहां से आपका करंट आ रहा है I, एंड दिस इज करंट टू बी मेजर्ड। तो I इज व्हाट, I इज करंट टू बी मेजर्ड, इसको हम मेजर करना चाहते हैं। ओके, इसको मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इस गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल यहां पर हम एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस, ऐसा लगा देते हैं। अब होता क्या है, यही एमीटर है, दिस इज द एमीटर, है ना, कंबाइंड चीज एमीटर है। अब यहां से आपका करंट निकल जाता है I, यहां आपका जो है रीडिंग आ जाती है गैल्वेनोमीटर के स्केल पर, जो गैल्वेनोमीटर का आपका स्केल बना हुआ है ना उस पर रीडिंग आ जाती है। दैट रीडिंग इज वेरी करेक्ट रीडिंग, मतलब हमने S लगा दिया छोटा सा, यहाँ पे ये I है करंट टू बी मेजर्ड। अब यहाँ पे ये जो करंट आता है ना I, तो ये दो टुकड़ों में बंट जाता है, इसे कहते हैं IG और इसे कहते हैं IS। तो देखिए IG करंट जो G में से जाता है, गैल्वेनोमीटर में से जाता है, अब IS शंट में से जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि दो तरह के हमारे पास करंट बन गए। I इज करंट टू बी मेजर्ड, तो हमारे को I चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन IG एंड IS। IG हमको नहीं चाहिए, IS हमको नहीं चाहिए, हमको I चाहिए, है ना। तो हमारा मोटो I का पता लगाना है, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क, है ना। लेकिन अब ये गैल्वेनोमीटर तो IG नाप रहा है,
वो तो छोड़ो, वो तो हम कर देंगे, अभी अभी देखना, सब व्यवस्था कर देते हैं। आईजी को कहते हैं, आईजी के बहुत सारे नाम हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आईजी के बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम है करंट, करंट अलाउड थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट अलाउड थ्रू गैल्वेनोमीटर, थ्रू गैल्वेनोमीटर को मैं शॉर्ट में जी लिख देता हूं, है ना। करंट अलाउड थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिसिबल करंट। अलाउड करंट का मतलब परमिसिबल ही होता है। थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। देखिए क्या होता है, जब आपका गैल्वेनोमीटर सीरीज उसमें सर्किट में नहीं था, जब आपका गैल्वेनोमीटर सर्किट में नहीं था, अकेला था, साइड में रखा हुआ था, तो आपके गैल्वेनोमीटर पे एक स्केल तो बनी हुई थी निश्चित रूप से, इंडिकेटर भी था, है ना। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसका अर्थ यह है कि ऐसा करंट जो आप गैल्वेनोमीटर में से जब बहाते हैं, तो ये जो स्केल है ये कंप्लीट फुल, जितना इसका स्केल बना हुआ है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम को कवर कर लेती है। यानी मैक्सिमम करंट है ये गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर देता है हमको। तो दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करेक्ट। अब देखो, जब ये आपका आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गया ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको एक चीज और भी बोलता हूं, इट इज सेफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सेफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, इस तरह की चीज भी आ जाती है ना। सेफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो देखिए आईजी आ गया आपका। अब आपका आईएस तो जो है ना शंट करंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंट करंट, करंट थ्रू द शंट इज कॉल्ड एज शंट करंट, राइट, शंट करंट। अब आप देखो, अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। बेटे कैलकुलेशन का ये है कि आई बराबर क्या होगा? आई बराबर आईजी प्लस आईएस होगा। आई को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहां से आईजी गया और यहां से आईएस गया, तो आई बराबर आईजी प्लस आईएस होगा। हमें अब कैलकुलेशन करनी है ना आई की, तो देखो आईजी हमें नोन रहता है पहले से ही, आईजी हमें नोन रहता है पहले से ही, तो आई इक्वल टू होगा आपका, आईजी कॉमन ले लो, 1 प्लस जी अपॉन एस। एक मिनट, पहले मैं स्टेप जो है ना क्लियर कर दूं। इसे कहेंगे आई एस अपॉन आई जी, आई एस अपॉन आई जी, करेक्ट। अब जब आई एस अपॉन आई जी हो गया ना, तो देखो बेटा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसको कहेंगे हम 1 प्लस जी अपॉन एस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि आप ये वाला फॉर्मूला केवल ध्यान में रखें, है ना। यानी आपको कुछ नहीं रखना, ये आपकी किताबों में बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी एक फॉर्मूला निकाल के दे रखा है, नहीं, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है ना। वो कहें तो उसको रीमॉड्यूलेट कर देना, जैसे मान लो एग्जाम में आए कि आप इसको प्रूव करो कि एस बराबर इतना, तो यार ये आपको ये फॉर्मूला आता है ना, ये फॉर्मूला आता है तो आप आई अपॉन आई जी कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आप जी भी निकाल सकते हैं, एस भी निकाल सकते हैं। तो क्यों रटना, रटना क्यों? बिना रटे जब हमारा काम चल जाए, हैं क्या क्या चीजें रटोगे भाई, दिमाग की एक कैपेसिटी होती है ना। पता नहीं सब किताबों ने फॉर्मूले निकाल निकाल के रख रखे हैं, आपको कोई फॉर्मूला नहीं निकालना, आपके लिए ये फॉर्मूला काफी से भी ज्यादा है। क्या? आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। और एक चीज और है कि आई एस अपॉन आई जी क्या होता है? आई एस अपॉन आई जी क्या होता है?
आई एस अपॉन आई जी जी अपॉन एस होता है, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, राइट। तो ये आपके पास में है। अब आप याद क्यों करो, यहां से आपने आई जी कॉमन लिया, तपाक से आपके पास में आ गया, है ना। तो डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नो नीड टू रिमेंबर, कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे फंडामेंटल चलिए और बहुत आसान होता है, कोई सवाल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मैंने ये देखा है कि जो ये फॉर्मूला रट करके फिर करते हैं ना, वहां बहुत बार नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम नहीं लगता इसमें। इट हार्डली टेक्स 1.5 सेकंड, 2 सेकंड्स, और इसमें कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मेरे को तो जो है ना, मैं अपनी बात बता देता हूँ सच्ची सच्ची, इतना साल हो गया, 25-30 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज भी मुझे डर लगता है, 30 साल बाद भी डर लगता है। डर क्या लगता है, जब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट काम में लेता हूं कि किसी चीज का फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें एग्जाम में सारे फॉर्मूले को प्रूव करके लिखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके इनबिल्ट माइंड में आ ही जाती है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर आ गया, अब आप इसको क्या प्रूव करोगे, एम जी एच आ गया, कोई प्रूव नहीं करना, है ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आ गया, माइंड में है फिक्स। कई चीजें तो फिक्स हो जाती है, याद हो जाती है। एक्चुअल में जिनका ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है ना, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें जो है ना इंटरनली कैलकुलेशन के बाद आती है, वो चीज याद नहीं रखनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है वो भी माइंड में इनबिल्ट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे वो जो चीजें होती है ना, वो सेट होती नहीं है, ज्यादा अंदर की कैलकुलेशंस है। और जो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं, करेक्ट, जो कि होनी है, वो तो हो ही जाती हैं। तो ये आपको काफी है, इससे ज्यादा मैं इसके अलावा अदर फॉर्मूले नहीं लिख पाऊंगा, आपको कभी नहीं लिख पाता मैं, तो इस बार भी नहीं लिख पाऊंगा, राइट। चलिए, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मैं अदर फॉर्मूले नहीं लिख पाऊंगा, जो कि सब किताबों में लिखा हुआ है, एचसी वर्मा में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, फलाने में भी लिखा हुआ है, डिगडे में भी लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, तो क्या आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे? 100% सवाल सॉल्व होंगे। एक भी सवाल इस दुनिया का ऐसा नहीं जो सॉल्व ना हो, है ना। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्जन कैसे होता है। अब आप सबसे पहले वोल्ट मीटर का यूज समझिए। वोल्ट मीटर का यूज क्या है? टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी नेटवर्क, है ना। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड to find potential difference. Voltmeter is used to find potential difference between 2 points, between 2 points of any network. तो ध्यान दीजिए, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी नेटवर्क। अब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप वोल्टमीटर को क्या करेंगे? पैरेलल में लगाएंगे। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप इस कंसेप्ट को समझिए, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई करंट वोल्टमीटर छीनेगा। पैरेलल में किसी सर्किट के पैरेलल में आप कुछ लगाएंगे, तो पैरेलल में तो क्या होता है? करंट का डिवीजन होता है हमेशा। पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है। जब करंट का डिवीजन होता है तो सर्टेनली सम करंट विल बी डिवाइडेड टू द गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। हेंस some amount of current will be
will be taken by voltmeter. Voltmeter. This we never like. This we never like. हम कभी पसंद नहीं करते इस चीज को, कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये पसंद करने में तो हमारा पंगा है पूरा। अगर उसने करंट छीन लिया तो जो फंडामेंटल जो करंट है जिसका हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने जा रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो कम हो जाएगा क्योंकि करंट कम हो गया उधर, तो हमारा तो एरर आएगी, हम करेक्ट मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए क्या क्या सीन है कि so we will try to minimize the current through the voltmeter. अब ध्यान दो, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो करंट। हाँ जी, आइडियल तो वही होता है साहब, लेकिन अब हम इस दुनिया में आइडियल तो बना नहीं सकते, तो हमारे वाले में तो कुछ ना कुछ करंट जाएगा वोल्टमीटर में, लेकिन हम एक ट्राई जरूर कर सकते हैं कि जाएगा तो सही करंट, तो हम उसको कम से कम कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कम से कम करंट जावे। तो देखो गेम क्या है, गेम ये है कि आपका यहां कोई नेटवर्क लगा हुआ है साहब, ठीक है, कहीं पर है, कहीं पर कोई नेटवर्क है, आ रहा होगा कहीं से कोई करंट आ रहा होगा, है ना, कहीं से कोई करंट आ रहा होगा बेटा। अब कहीं से कोई करंट आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा यहां से, तो आपका ये जो है ये सर्किट इस तरह से हो रहा होगा। अब यहां पर आपका क्या है, वोल्टमीटर लगाना है, आपको वोल्टमीटर लगाना है। अब देखो, मान लो यहां से करंट आई आ रहा था, पहले आई आ रहा था जब ये वोल्टमीटर ना लगा था, तो जब वोल्टमीटर नहीं लगा था तो यहां से करंट आई आ रहा था, तो यहां वोल्टेज कितना होना चाहिए, IR होना चाहिए अगर ये रेजिस्टेंस आ रहा है तो। लेकिन अब पंगा हो गया, आपने वोल्टमीटर लगा दिया मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, हम ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा रखने की, जिससे कि इसमें करंट ना जावे, लेकिन कुछ करंट तो चला ही जाता है। अब साहब कुछ भी करंट गया तो आपका ये वाला आई कम हो गया, यानी ये IR अब कम हो जाएगा, यानी कि मेजर गलत नापेगा। वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर द करेक्ट करंट, है ना। तो वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर cannot be made practically infinite. Resistance of voltmeter cannot be made practically infinite. So it will certainly include some error. कुछ ना कुछ तो एरर होगी, जरूर होगी एरर, बिना एरर के काम चलने वाला नहीं है। सो इट विल सर्टेनली इंक्लूड सम एरर, तो यहां एरर जरूर आएगी। हम चाहते हैं कि जो एरर आए उसको मिनिमाइज करें। तो देखिए वोल्टमीटर कैसे बना, है ना, तो मैं अगले पेज पर करेक्ट करता हूं। टू convert a galvanometer into voltmeter, we connect a high resistance capital R in series.
हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज करते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपको वहां पे आपने वोल्ट मीटर लगाया था ना, अभी यहां आपने वोल्ट मीटर लगाया था, तो ये वोल्ट मीटर एक्चुअल में कैसा होता है, हाउ दिस वोल्ट मीटर वर्क्स, तो मैं आपको बताता हूं कि ये वोल्ट मीटर कैसा होता है। जैसे मान लो ये आपका सर्किट था, ये आपका सर्किट था, आपने यहां पे करंट बह रहा है, आपने यहां पे करंट बह रहा है मान लो, है ना। अगर यहां से आई करंट आ रहा है और ये आई है और ये आर है, तो एज पर ओम्स लॉ आपका यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर। ये हुआ। अब आपको यहां वोल्ट मीटर लगाना है, तो मैं आपको वोल्ट मीटर बताता हूं कि असल में वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर के अंदर का गेम होता है कि अंदर गैल्वेनोमीटर ही होता है, हर वोल्ट मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन वहां पे एक तगड़ा वाला बड़ा भारी रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है साथ में, ऐसा होता है। इसे कहते हैं जी, इसे कहते हैं आर। तो आर इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, है ना। इस आर से कंफ्यूज मत हो, ये एक्सटर्नली रेजिस्टेंस है, इसको आप कह सकते हैं आर डैश। तो आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब उसमें लगाया गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए आप, ये आपका आई हो गया, इसमें भी कोई करंट जाएगा, जो करंट इसमें जाता है उसको कहते हैं आई जी। आई जी, ये आई जी क्या है, आई जी बिल्कुल वही है, आई जी बिल्कुल वही है जो हमने पहले प्राचीन काल में बात कर चुके हैं। क्या बातें कर चुके हैं हम आई जी की, आई जी के बारे में हम कह चुके हैं। आई जी इज करंट अलाउड थ्रू गैल्वेनोमीटर, यही है परमिसिबल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और सेफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। कुछ भी बोल दो आप, है ना, पता नहीं क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, जो बोला जाए वो आप बोल दीजिएगा, राइट। तो एकदम वही चीज है आई जी। अब मैं यहां पे कहूंगा कि व्हाट इज दिस वोल्ट मीटर, वो दिस पोटेंशियल। देखिए दिस पोटेंशियल V इज इक्वल टू, ये आएगा आई जी करंट इंटू जी प्लस आर, बस यही आपका रिजल्ट है, यही आपका रिजल्ट है। इसको हम एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये आपका आई जी है, मैं इस कैपिटल जी को बाहर निकाल देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल आर अपॉन जी। अब मैं इसको कह सकता हूं वी आई जी इंटू जी है ना, इसको मैं कह सकता हूं वी जी। वी जी इज व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। देखिए अब यहां दो चीज हो गई, एक तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना आएगा, इस पॉइंट पर अगर मैं वोल्टेज निकालूं यहां पर, तो ये आएगा आई जी इंटू कैपिटल जी। यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज आएगा वो ये रखा, ये रखा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दिस वोल्टेज विल बी लिटिल लेस देन द एक्चुअल वोल्टेज, क्योंकि यहां करंट थोड़ा सा इधर कम हो गया है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है, तो वो कम को ही मेजर कर पाएगा, है ना। हाँ, तो एरर तो आनी ही है। ये आपका वोल्ट मीटर कन्वर्जन हो गया। आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं इस से सॉल्व हो जाएंगे, कोई आपको नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो मेरे सामने रखा हुआ है 25 डू योरसेल्फ। तो देखिए डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मैं आपको ये चीज समझा देता हूं। डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 25। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने कहा है द गैल्वेनोमीटर शोन इन फिगर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम and current required for full scale deflection is given, right? Find the resistances R1, R2, R3 required to convert it into a meter having ranges indicated. अब देखो आप लोग इसको देख रहे हो ना, बहुत आराम से इस सर्किट को देखिए आप। तो मैं कहूंगा कि इसको अलग अलग रेंज के एमीटर में बनाना है। पहला 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है, दूसरा 1 एम्पियर का बनाना है, 0.1 एम्पियर का बनाना है। तो आप देखो मैं 10 एम्पियर का एमीटर बना रहा हूं, तो मेरे पास में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है मेरे पास I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस अमीटर के लिए। तो I हमारा वो है जो मेजर करेगा, तो आई जी को हमने कॉमन लिया था और फिर हमने लिख दिया था 1 प्लस जी अपॉन एस, करेक्ट, ये हमने लिख दिया था। आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें, सवाल को अच्छी तरह से चेक करें, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। सबसे पहला स्टेप,
इन्होंने 10 एम्पियर वाला एमीटर बनाना है, 10 एम्पियर रेंज वाला। इस आई को कहते हैं रेंज ऑफ एमीटर। देखिए आई क्या क्या चीज है, आई को मैं शायद कहना भूल गया। आई इज, इट इज करंट टू मेजर, करंट टू बी मेजर्ड, करंट टू बी मेजर्ड। आई इज करंट टू बी मेजर्ड। इसे हम कहेंगे रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ अमीटर, यानी हमें जो अमीटर बनाना है ना वो इस रेंज तक का है। करंट टू बी मेजर्ड ऑब्लिक रेंज ऑफ अमीटर। तो मैं सबसे पहले 10 एम्पियर का अमीटर बनाऊंगा। ये 10 एम्पियर है बेटा। आईजी कितना दे रखा है इन्होंने, आईजी दे रखा है 1 मिली एम्पियर, 10⁻⁻3। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जी अपॉन एस लिखूंगा मैं। देखना मैं जी को क्या लिख रहा हूं, जी को मैं लिख रहा हूं जी प्लस R2 प्लस R3 अपॉन व्हाट, R1 है ना, अपॉन R1। आप कहेंगे कि सर ऐसे क्यों किया, वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा वाला एमीटर हमको बनाना है कितने रेंज का, 1 एम्पियर रेंज का। तो 1 एम्पियर रेंज का, इसको 10⁻⁻3 करो, ये आएगा 1 प्लस, यहां पे लिखेंगे G प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए जी, तीसरा वाला हमारे को बनाना है 0.1 एम्पियर का। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस G अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बेटा, ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है ना, ये एज पर दी सिचुएशन ऑफ डायग्राम लिखी है, डायग्राम की सिचुएशन। जैसे मुझे 10 एम्पियर तक का चाहिए, तो मेरे पास में जो है ना जो रेंज है वो केवल 1 R1 वाली आ रही है 10 एम्पियर तक, 1 एम्पियर तक R1 प्लस R2 दोनों आ रहे हैं, 0.1 एम्पियर से R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों आ रहे हैं। अब जो बाकी के बच गए ना, जैसे यहाँ R1 है तो बाकी सारा गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, ये जो बच गया है सारा गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, ये जो बच गया है सारा गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, ये आ गया। अब आप यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल सकते हैं। नाउ इट इज द मैटर ऑफ कैलकुलेशन ओनली, है ना, मतलब हम कुछ भी ऐसा जो है ना आप कर सकते हैं इसमें आराम से कैलकुलेशन। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ कैलकुलेशन, मुझे लग रहा है ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 10,000 माइनस 1, इट इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या दे रखी है, जी की वैल्यू 50 दे रखी है बेटा। आप जरा यहां पे थोड़ा ठीक से इसको लिखें, तो ये 50 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R1। चेक करें, ये आपका क्या हो गया। फंडामेंटली अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे ठीक से, तो बेसिकली ये हो जाएगा 9999, करेक्ट। चलिए अगला वाला चेक करो, 1 इंटू 10⁻⁴, तो 1000 माइनस 1 आएगा, उधर ले जाओ 1 को। ये अब आपका आ गया 50 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम लिख देंगे 999। फिर यहां हमारे पास में ये आ जाएगा 100, इट इज इक्वल टू 50 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इट इज इक्वल टू 99। आप चेक करिए आया, ओके। ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो गया है ना, लेकिन इस तरह के सवाल आपके हैं। अब देखना मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं वापस से, R1 को यहां ले आ रहा हूं, है ना, तो मैं लिख रहा हूं 9999 R1 माइनस R2 माइनस R3 बराबर 50। चेक करना, फिर इसको दूसरी वाले को लिख रहा हूं 999 R1 प्लस 999 R2 माइनस R3 बराबर 50। फिर मैं इसको लिख रहा हूं 99 R1 प्लस 99 R2 प्लस 99 R3
बराबर 50। अब आपको R1 R2 R3 की वैल्यूज पता करनी है। R1 R2 R3 की वैल्यूज पता करनी है तो कैसे करेंगे? देखो 3 इक्वेशंस हैं आपके पास और 3 अननोन क्वांटिटी है। सॉरी तो ये आपका आ गया क्या 2 नंबर और ये 3 नंबर। यू हैव 3 अननोन क्वांटिटीज विद 3 इक्वेशंस, तो यू कैन कैलकुलेट, है ना, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। एक काम करो, आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, एक बार करके देखो। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, उल्टा करो, है ना। तो आप देखिए जरा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 माइनस 1 करने की इच्छा हो रही है मेरे को। ये 999 R1 है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को लगता है ये आएगा -9000 R1, इफ आई एम राइट। मुझे लग रहा है -9000 R1 आएगा, है ना। हाँ, और यहां पर आ जाएगा +1000 R2 बराबर 0। पक्का? तो अब अगर मैं इसको ले जाऊं तो मुझे लग रहा है R2 इक्वल टू आएगा 9R1। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब 9R2 इक्वल टू R2 इक्वल टू 9R1 आ गया। अच्छा, आप जरा 3 - 2 करना। देखो बेटा 3 - 2 करो जरा, फिर से चेक करना। 3 - 2 जब करेंगे तो आप यहां आएगा 900 R1 प्लस 900 R2 आएगा प्लस 100 R3 आएगा बराबर 0 आएगा। तो एक काम करो जरा, ये 0 0 0 तो हटा ही दो, सारे खत्म। अब आपके पास 9R1 आ गया और ये 9R2 है। 9R2 है ना, इसको 9R1 लिख दो, तो ये 9R1 आ गया प्लस 81 R1 आ गया प्लस R3 आ गया, इट इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहा है, होना चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी, हाँ इट शुड बी माइनस, दिस एंटायर क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव। तो ये यहाँ पे माइनस है बेटा, ये माइनस है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये हुआ कि -90 R1 इट इज इक्वल टू R3। इसका मतलब R3 जो है वो आ गया है 90 R1, बस खत्म। अब आपके पास R3 आ गया और R2 आ गया R1 के फॉर्म में। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की ट्राई कर रहा हूं, तो मुझे सबसे इजी इक्वेशन जो लग रही है ना वो थर्ड वाली लग रही है ना। थर्ड वाली, या एक काम करो फर्स्ट वाले में कर दो, शायद फर्स्ट वाली इजी है ना। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में 99999 R1 माइनस R2 है 9R1 माइनस R3 है 90 R1, ये आपका 50 है, ये आपका 50। ये फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर इतना है बेटा। अब एक बार जरा कैलकुलेट करना आप, 9R1 90R1 यानी 99 R1 आ गया जी, ये है ना, 99 R1 आ गया आपके पास। तो 99 को जरा यहां से सब्ट्रैक्ट करना तो ये आ जाएगा 9900 R1 इट इज इक्वल टू 50। तो जरा R1 चेक करना, 50 अपॉन 990, तो अब 900, 0 से एक 0 कट गया। अब जरा आप इसको लिखना, R1 को 5 से डिवाइड करो बेटा, ईमानदारी से एकदम अच्छी तरह डिवाइड करना। 1 गया, फिर ये 19 हुआ, 8, तो ये 9 गया, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने,
एक बार 5 से डिवाइड किया तो 1 आया ना, 1 आया ना। फिर उधर 4 गया तो 49 हुआ, 49 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 4 बचा तो 8 आ जाएगा, 1/198 ओम। करेक्ट। देखिए ये आपका एकदम सही आंसर आया, करेक्ट। अब आप देखो R1, अब आपका सब कुछ ही आ गया आपको अब बचा क्या है, अब तो आपका सीधे ही रखा हुआ है पेज 9 R1, एक आने के बाद में आ जाता है। यानी इन सवालों में बड़ा मजा आता है। और पता है ये सवाल किस में आते हैं, इस तरह के सवाल जो आते हैं ना, ये उसमें आते हैं कॉम्प्रहेंशन में। कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं कॉम्प्रहेंशन में। अब आप सोचो कितना आसान होता है इनमें नंबर लेना, मार्क्स लेना बहुत आसान होता है इन सवालों में, क्योंकि एक सॉल्व करना होता है, बाकी तो फिर रखे हुए मिल जाते हैं। अब देखो ये रखा हुआ ही मिल गया R3, R3 क्या हुआ 90/198, तो ये आपके आंसर बड़े रखे रखे मिल गए, यानी कुछ आपने किया नहीं है। इसको जरा आप काटेंगे तो 1/22 आ जाएगा बिल्कुल। देखो इसको काटेंगे तो 1/22 ओम आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 198 आ जाएगा। 90/198 कितना होगा, ये कितना रख रखा है इन्होंने, इसमें से देख के ही लिख देते हैं ना, 15/33 आप कहोगे सर ये क्या बात है, आप तो देख करके लिख दे रहे हो। अरे बेटा क्या है, अब इसको काटना ही तो है, थोड़ा सा इसको 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 33 6 जा 198, करेक्ट। तो ठीक है, चलिए अब इसी तरह का ये वोल्ट, ये एमीटर का कन्वर्जन हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, एमीटर के लिए आपको केवल एक ही रूल लगाना है, I = IG 1+G/S, सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। वोल्ट मीटर के लिए आपको एक ही रूल लगाना है, IG G+R। अब पता है आप लोग क्या चाह रहे होंगे मेरे से, मैं जानता हूं आप लोग क्या चाह रहे होंगे। आप लोगों की इच्छा ये हो रही होगी सर एमीटर का तो आपने करके बता दिया, एक जरा वोल्ट मीटर का भी करके बता दो, एक जरा वोल्ट मीटर का भी करके बता दो। मैं बता दूंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। एक बार मैं चाहूंगा आप थोड़ा परेशान होंगे, क्योंकि वही आपका डेवलपमेंट है, वही आपका डेवलपमेंट है। देखो आपके मम्मी पापा जब आप बहुत छोटे थे तो उंगली पकड़ के चलाते थे ना, उंगली पकड़ के, ठीक। इसी तरह से मैंने भी आपको 11th क्लास में उंगली पकड़ के चलाया था बहुत दिनों तक, आपको ध्यान होगा। 11th में जब आपका स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा गौर करो कि मैं शुरू में एकदम उंगली पकड़ पकड़ के चलाता था, जरा जरा सी चीज बता देता था, सब कुछ ध्यान रखता था। तो जैसे आप जब छोटे से थे 6 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, तो आपके मम्मी पापा आपको उंगली पकड़ के चलाते थे कि कहीं बच्चा गिर न जाए। आज तो नहीं चलाते उंगली पकड़ के, नहीं आज नहीं चलाते। तो इस तरह से हम आपको अब जो है ना, मैं ये वाली बात नहीं बताऊंगा। 11th में बताते थे, 11th में बताते थे, लेकिन 11th में भी शुरू में ही बताया था मैंने, ध्यान दो आप। 11th में भी शुरू के जो है ना 2-3 महीने उंगली पकड़ के चलाया था, लेकिन उसके बाद में उंगली छोड़ना चालू कर दिया था मैंने। फिर आप अपने आप करते थे, अपने आप ढूंढते थे, अपने आप सोचते थे। तो ये आप अपने आप करेंगे। इसके सवाल हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू बाय योर ओन, है ना। तो आपको अपने आप करने हैं, मैं नहीं करूंगा। ये अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर अब हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। चलिए आज के लिए काफी है, इस लेक्चर के लिए नमस्ते।